जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा CDS 2021 के लिए करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आज से लगातार आपको करंट अफेयर्स के ऊपर इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, तो चैनल के ऊपर बने रहना। अगर आपको टाल वोल्केनो के बारे में नहीं पता है, जहां पर रिसेंटली वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिली है, या फिर आपको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में नहीं पता है जो रिसेंटली आपकी न्यूज़ में रही है, या फिर गिंडी नेशनल पार्क के बारे में आपको नहीं पता है, तो आज आपको पता चल जाएगा। इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज हम कवर करेंगे, जिनकी इंपॉर्टेंस CDS के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम सबसे पहले देखेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। इस साल ये जो आपकी बॉडी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। फर्स्ट वेव में हुई, सेकंड वेव में हुई, इवन उसके बाद भी काफ़ी लोगों की यहाँ पर डेथ हुई है। अभी यहाँ पर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को ये काम दिया था कि आप गाइडलाइंस तैयार करिए किस तरह से यहाँ पर जिनकी डेथ हुई है कोविड-19 के चलते, उनके फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, उनके बच्चों को यहाँ पर एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन दी जा सकती है। ग्रेशिया कंपनसेशन क्या होती है? देखिए, ग्रेशिया कंपनसेशन का मतलब है कि यहाँ पर लीगली सेंटर गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कंपनसेट करे उन लोगों को, ये बाइंडिंग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये कंपनसेशन ऐसी होती है जिसे आप एक फेवर की तरह ले सकते हैं या फिर एक मॉरल ड्यूटी की तरह ले सकते हैं कि जिनका कोविड-19 के चलते नुकसान हुआ है, उनकी यहाँ पर मदद की जा सके। तो यहाँ पर जून के मंथ में सुप्रीम कोर्ट ने NDMO को गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए कहा था। अभी ये दोबारा से चर्चा का विषय बन गई। इन्होंने गाइडलाइंस फ्रेम कर दी थी लास्ट मंथ। इन्होंने कहा था कि 50,000 कंपनसेशन यहाँ पर दी जाएगी जिनकी भी डेथ हुई है कोविड-19 के चलते, लेकिन यहाँ पर उन्हें डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा जिसके ऊपर ये मेंशन हो कि जो उनकी डेथ हुई है वो कोविड-19 के चलते ही हुई है। लेकिन दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने इनको हिदायत दी है कि आप वंचित नहीं रख सकते उन लोगों को अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। यानी कि यहाँ पर कंपनसेट करना, उनको 50,000 कंपनसेशन देना बहुत ज़रूरी है। चाहे उनके पास डेथ सर्टिफिकेट है, चाहे उसके पास डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर कोविड-19 की वजह से डेथ लिखी है या फिर नहीं लिखी। इस कारण की वजह से यहाँ पर NDMA जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? आपका क्वेश्चन बनेगा, जो हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये हमारी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो ये आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। ध्यान में रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये आपकी आती है। यहाँ पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन होते हैं, ये होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। ये आपके कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में प्राइम मिनिस्टर के अलावा अदर 9 मेंबर्स भी हो सकते हैं। फिलहाल हमारे इसमें 5 अदर मेंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अदर 9 मेंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के अलावा। इसके अलावा यहाँ पर अगर सूटेबल लगे तो किसी एक बंदे को वाइस चेयरमैन भी बनाया जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। यहाँ पर इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के अलावा यहाँ पर आपको अन्य 9 मेंबर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को जब इनेक्ट किया गया था, उसके तहत हुआ है। यानी ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये आपकी क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान में रखना, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। NDMA का गठन कब हुआ है, इसके बारे में पता होना चाहिए था। कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलवा दूं, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल के ऊपर करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यू मैं आपसे पूछूंगा अगले 1 महीने में, तो ध्यान में रखना करंट अफेयर के एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने पहले से करंट अफेयर्स पढ़ रखे हैं तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से कवर नहीं किए हैं तो आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना याद से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स आपका रिलीज़ किसने किया है। तो देखिए ये रिलीज़ किया है ITU ने, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स आपका रिलीज़ किसने किया है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। अभी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है हमारा, इसका काम क्या है, ये क्या मेजर करता है। देखिए ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स हमारा बताता है कि जो भी हमारी कंट्रीज़ हैं इनकी साइबर सिक्योरिटी के प्रति कितनी ज़्यादा कमिटमेंट है और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस बढ़ाने में इनका कितना योगदान है, ये हमें पता चलता है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स से। अभी यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न बनेगा कि भारत का रैंक इस इंडेक्स के अंदर कितना है। तो भारत का रैंक जो है इसमें 10th रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर 37 प्लेसेस का जंप हमें देखने को मिला है 2018 के मुकाबले, यानी कि लास्ट टाइम ये आपका ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है 2018 में पब्लिश हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल 37 प्लेसेस का जंप देखने को मिला है और भारत का रैंक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर 10th है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में किसने टॉप किया है। पहला रैंक किसका है, तो ये है आपका यूनाइटेड स्टेट्स का। अगर बात करें दूसरे रैंक की तो ये है हमारा यूके का एंड सऊदी अरेबिया का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जो आपका बन सकता है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स आपका रिलीज किसने किया है, इसे मत भूलना, ITU ने, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं गिंडी नेशनल पार्क के बारे में। देखिए जो हमारा गिंडी नेशनल पार्क है ये हमारा है चेन्नई में। भारत के अंदर आपको बहुत कम नेशनल पार्क ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको सिटी के अंदर देखने को मिलते हैं, उनके बीचों बीच देखने को मिलते हैं। गिंडी नेशनल पार्क उनमें से एक है। इसे ग्रीन लंग्स ऑफ चेन्नई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीन लंग्स ऑफ चेन्नई भी कहा जाता है। चेन्नई आपका कहाँ पर है, कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि गिंडी नेशनल पार्क आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, कोंकण कोस्ट के ऊपर देखने को मिलेगा, कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान में रखना गिंडी नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, चेन्नई में है। और यहाँ पर इसे ग्रीन लंग्स ऑफ चेन्नई भी कहा जाता है। यहाँ पर जो आपके फॉरेस्ट है कौन से हैं, यहाँ पर जो आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं ये है आपके ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के फ्लोरा एंड फोना की वैरायटीज़ जो है देखने को मिलेंगी। यहाँ पर गिंडी नेशनल पार्क जो है गिंडी डियर पार्क के नाम से भी फेमस है। तो इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पर आपको डियर भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गिंडी नेशनल पार्क के साथ में ही आपका गिंडी स्नेक पार्क भी है। तो यहाँ पर गिंडी नेशनल पार्क में आपको डियर, यहाँ पर आपको स्नेक आसानी से देखने को मिलेंगे और यहाँ पर इनकी बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ब्लैक बक्स भी देखने को मिलते हैं। ये तीन का तो आपको ध्यान होना ही चाहिए कि यहाँ पर आपको डियर, यहाँ पर आपको स्नेक्स और यहाँ पर आपको ब्लैक बक्स देखने को मिलेंगे। अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गिंडी नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, चेन्नई में है, तमिलनाडु में है। यहाँ पर इसे गिंडी डियर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और जो आपका गिंडी डियर पार्क है ना, इसके साथ में ही आपको
राजभवन भी देखने को मिलेगा, आईआईटी मद्रास भी देखने को मिलेगी, आईआईटी चेन्नई भी देखने को मिलेगी। गिंडी नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को आपके फ़ायदे की बात याद दिलवाना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी स्टार्ट नहीं की है तो टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी स्टार्ट कर दीजिए, मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दीजिए। हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको 70+ सेक्शनल मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, 25+ फुल मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे और यहाँ पर सभी मॉक टेस्ट जो है लेटेस्ट है, रिसेंटली बनाए गए हैं। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हम हर बार मॉक टेस्ट जो है नए लॉन्च करते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग लॉन्च करते हैं, जो कि उस साल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। महीनों की मेहनत है और ये मेहनत आपके लिए की गई है। रीज़न क्या है, मैंने आपको बार बार बताया है। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए यहाँ पर आपके 3 पिलर्स होते हैं, रीड करना, रिवाइज करना और यहाँ पर मॉक टेस्ट देना। अगर इनमें से एक भी पिलर आपका कमज़ोर होगा तो एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं होने वाला, आप पास नहीं होने वाले। इसी वजह से इस पोर्शन को लाइटली मत लीजिए। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं देखने, कोई दिक्कत नहीं, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको उसके अलावा मेरे से कुछ पूछना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी ऑनेस्ट एडवाइस है मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करना। अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करेंगे आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप इधर उधर भागते रहेंगे और आपका टाइम जो है, ये जो रिमेनिंग डेज हैं ये निकल जाएंगे। अगर आपको एफिशिएंटली इन डेज की यूटिलाइजेशन करनी है तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना, मत भूलना। ऑनेस्ट एडवाइस है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चों को एग्जाम क्लियर करते हुए भी देखा है। ये पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जो भी बच्चा इसे सीरियसली नहीं लेता है उसे बहुत लेट समझ आता है। इसी वजह से मैं बार बार इस बार आप सभी को याद दिलवा रहा हूँ कि मॉक टेस्ट देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान में रखना, मॉक टेस्ट आज से ही सॉल्व करने स्टार्ट कर देना। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कुवेम्पू अवार्ड 2020 के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुवेम्पू अवार्ड किसे दिया जाता है। देखिए, ये दिया जाता है राइटर्स को। हमारे संविधान के द्वारा बहुत सारी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। जिन भी लैंग्वेजेस को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है उनमें से किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर आपका कंट्रीब्यूशन होता है तो यहाँ पर आपको कुवेम्पू अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। दूसरा प्रश्न आपका ये बनता है कि यहाँ पर जो हमारे कुवेम्पू थे ये कौन थे। तो देखिए, ये थे आपके कन्नड़ पोइट और ये हमारे पहले कन्नड़ पोइट थे जिन्हें यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब भी कन्नड़ पोइट्स की बात होती है ना तो यहाँ पर कुवेम्पू को 20वीं सदी का सबसे उच्चतम पोइट माना जाता है। इन्हीं के नाम पर इस अवार्ड को रखा गया है कुवेम्पू अवार्ड। अभी हमारा प्रश्न बनता है कुवेम्पू अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर राजेंद्र पांडा को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखना। डॉक्टर राजेंद्र पांडा जो हमारे हैं उड़िया पोइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत के संविधान के द्वारा अलग अलग लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। इसी वजह से जहाँ पर कुवेम्पू अवार्ड जब भी किसी को मिलता है तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उनका संबंध जो है कौन सी भाषा के साथ है। तो डॉक्टर राजेंद्र पांडा ये हमारे क्या हैं, उड़िया पोइट है। कुवेम्पू अवार्ड के बारे में आपको पता चल गया। इस बार डॉक्टर राजेंद्र पांडा को मिला है, इसके बारे में पता चल गया। कुवेम्पू हमारे कौन थे, कन्नड़ पोइट थे, इसके बारे में आपको पता चल गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा टाल वोल्केनो से रिलेटेड। टाल वोल्केनो आपका कहाँ पर है, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली इरप्शन देखने को मिली है। तो देखिए, टाल वोल्केनो है हमारा फिलीपींस के अंदर। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यही हो गया। अभी जिन बच्चों ने मेरे से ज्योग्राफी पढ़ी है उन्हें ध्यान में होगा, मैंने आपको वोल्केनो की टाइप्स के बारे में बताया था। और यहाँ पर जो आपका टाल वोल्केनो है ये आपका किस तरह का वोल्केनो है, कैल्ड्रा है।
और कैल्ट्रा में क्या होता है, देखिए यहाँ पर ना जैसे आपका वॉल्केनो है तो इरप्शन की वजह से ऊपर वाला जो माउथ होता है वॉल्केनो का वो ब्रेक डाउन कर जाता है, जिसकी वजह से वॉल्केनो के ऊपर जो है डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम क्रेटर भी कहते हैं। और यहाँ पर डिप्रेशन होने की वजह से कई बार आपको लेक भी देखने को मिलती है, जिसे हम क्रेटर लेक भी कहते हैं। भारत में आपको क्रेटर लेक कहाँ पर देखने को मिलती है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी यहाँ पर जब आपका टाल वोल्केनो की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टाल लेक भी देखने को मिलती है। ध्यान में रखना, टाल लेक भी आपकी कहाँ पर है, फिलीपींस में ही है। यहाँ पर आपका टाल लेक है, इसी वजह से इसे टाल वोल्केनो भी कहा जाता है। अभी यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि टाल वोल्केनो के अंदर जो इरप्शन हुई है वो किस तरह की इरप्शन हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी इरप्शन हुई है ना, इसे हम कहते हैं फ्रेटोमैग्मेटिक इरप्शन। क्या कहते हैं, फ्रेटोमैग्मेटिक इरप्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्केनो की जो इरप्शंस होती है ना, किस तरह की हुई हैं, इनके ऊपर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। वॉल्केनो की टाइप्स के ऊपर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। वॉल्केनो आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। फ्रेटोमैग्मेटिक इरप्शन का मतलब होता है जब हमारा नया मैग्मा या फिर नया लावा हमारा पानी के साथ में मिल जाता है तो यहाँ पर इस तरह की खतरनाक इरप्शन देखने को मिलती है। इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेटोमैग्मेटिक इरप्शन कहते हैं। ध्यान में रखना, फ्रेटोमैग्मेटिक इरप्शन आपकी किस वजह से होती है, जब हमारा मैग्मा और पानी की इंटरेक्शन होती है ना, नए मैग्मा और नए लावा की पानी के साथ में इंटरेक्शन होती है तो यहाँ पर हमें फ्रेटोमैग्मेटिक इरप्शन देखने को मिलती है, जो कि हमें रिसेंटली टाल वोल्केनो में देखने को मिली है। इसके अलावा आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि फिलीपींस के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक, काफ़ी सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, तो देखिए इसका मेन रीज़न है टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी। अगर आपने टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपको पता होगा कि जहाँ पर भी हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री होती है ना, वहाँ पर हमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, वहाँ पर हमें अर्थक्वेक जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जो हमारा फिलीपींस है ये हमारी कौन सी दो टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्रीज के ऊपर है, ये भी पता होना चाहिए। एक है हमारी फिलीपींस प्लेट और एक है हमारी यूरेशियन प्लेट। ध्यान में रखना, फिलीपींस प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में आपको इसकी बाउंड्री के ऊपर फिलीपींस देखने को मिलता है। दो टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्रीज के ऊपर फिलीपीन है, इसी वजह से यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, यहाँ पर अर्थक्वेक काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो ध्यान में रखना, टाल वोल्केनो की इरप्शन कहाँ पर हुई है, फिलीपींस में हुई है। किस तरह की इरप्शन हुई है, फ्रेटोमैग्मेटिक इरप्शन हुई है। फ्रेटोमैग्मेटिक इरप्शन किस वजह से होती है, जब हमारा नया मैग्मा या फिर लावा पानी के साथ में इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पर इस तरह से खतरनाक इरप्शन देखने को मिलती है, जिसे हम फ्रेटोमैग्मेटिक इरप्शन कहते हैं। अभी लास्ट तक आते आते आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे कि टाल वोल्केनो आपका कहाँ पर है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कंपोजिशन आपकी क्या है। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको पता चल चुका है। तो चलिए आज के लिए लेता हूँ विराम, मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। इसके अलावा दोबारा से याद दिलवा देना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ आज से ही सॉल्व करनी स्टार्ट कर देना। उसमें आपको रीसेंट करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, सेक्शनल मॉक्स देखने को मिलेंगे, फुल मॉक्स देखने को मिलेंगे। और ये बात सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ायदे की है। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, टेस्ट सीरीज़ जो है सॉल्व करनी स्टार्ट करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।